एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम 9 नवंबर के करंट अफेयर की क्लास में आज का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सारी डेली अपडेट्स पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का थॉट है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेंगे। तो इसी अप्रोच के साथ चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 9 नवंबर का करंट अफेयर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। अब रेडियोग्राफी क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो एक्स रेज हैं इसकी खोज हुई थी 8 नवंबर 1895 को। और किसने इसकी खोज की थी? तो इसकी खोज की थी रोजेंटन, विलियम रोजेंटन। अगर आपने स्टैटिक फैक्ट में पढ़ा होगा कि जो फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? वो रोजेंटन को मिला था। अब हमें ये कैसे याद रहेगा कि एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो जो एक्स होता है मीन्स जो अतीत होता है, किसी भी प्रकार का अतीत हो सकता है, वो अतीत की दुर्घटना हो सकती है, तो वो हमेशा अगर वो अच्छा नहीं है तो वो हमें क्या करेगा? रुलाएगा। रोजेंटन। और कितना रुलाएगा? टन के लेवल में रुलाएगा। ऐसा कुछ याद कर लीजिए। तो एक्स रे की खोज किसने की थी? रोजेंटन। एक्स रुलाता है, रोजेंटन। ये जस्ट याद करने के लिए है, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रोजेंटन ने की थी। कब की थी? 8 नवंबर 1895 में की थी। कभी कभी आपसे डेट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 8 नवंबर 1895 में की थी और रोजेंटन ने की थी। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो दुग्ध क्रांति के, भारतीय दुग्ध क्रांति के जो जनक हैं, भारतीय दुग्ध क्रांति के हैं या विश्व दुग्ध क्रांति के हैं, ये आपको बताना है। वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था, इन्हीं की याद में मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। फिर विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, वेट्स एप्लीकेशन ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल किसने लॉन्च किया? जो जो प्रसार भारती पे आप कार्यक्रम देखते हैं तो उनका जो शेड्यूल है कि अब ये प्रोग्राम आएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम ये होगा, तो उसी का एक एप्लीकेशन है जो प्रसार भारती ने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? बैट्स एप्लीकेशन। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मयंक अग्रवाल प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। ओके। फिर एक और मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था, जिसका क्या नाम है? सारथी मोबाइल ऐप। तो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने किया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी हेड पहली बार कोई महिला बनी है। तो जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। उनका नाम क्या है? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच हैं, वो क्या है? सेबी की हेड बनी है। सेबी कब बना था? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। सेबी एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है? जो शेयर मार्केट होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती है। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंप्लीट करने का टारगेट रखा है? किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? देखिए, मथुरा वृंदावन कितना फेमस है ये तो आप सभी जानते हैं। तो वहाँ पर पूरा कार्बन न्यूट्रल हो जाए ऐसा लक्ष्य रखा है कि 2041 तक है जो मथुरा वृंदावन होगा वो ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? तो वहाँ पर जितने भी प्राइवेट व्हीकल हैं, जो अभी अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं, तो उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके स्थान पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे
जो कि प्रशासन के द्वारा ही चलाए जाएंगे और उन्हीं में से सभी को जाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या है? क्या ये ज़ीरो कार्बन है? तो ये ज़ीरो कार्बन नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उतने ही कार्बन का अवशोषण हो जाए। मीन्स जितना जितना कार्बन निकल रहा है उतना कार्बन वहाँ पर समाप्त हो जाए। ये जो प्रोसेस होती है यही कहलाती है ज़ीरो न्यूट्रल कार्बन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उत्सर्जन इक्वल टू अवशोषण, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो याद रखना है आपको, ये टारगेट कब तक का रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, 2041 तक का टारगेट रखा है। तो ये वाली न्यूज़ भी अब आपको याद हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? तो आंसर है लेह लद्दाख। अब पेरिस समझौता कब हुआ था? ये सब कॉन्सेप्ट कार्बन न्यूट्रल ये सब कहाँ से आया है? तो पेरिस कॉन्फ्रेंस से आया है। तो पेरिस समझौता जो COP1 हुआ था वो हुआ था 1995 में। 1995 में COP1 हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। और COP21 में हमने ये टारगेट डिसाइड किए थे कि हमें कब कब कितना कितना कार्बन पे कटौती करनी है। फिर अभी जो पेपर में हर पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो COP26 और COP27। COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया और COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया और COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। ये याद रखना है, ये इसी साल होने वाला है, तो ये हर पेपर में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर कार्बन न्यूट्रल, पूरा भारत कार्बन न्यूट्रल कब तक हो जाएगा? तो अभी ये घोषणा हुई है कि 2027 तक इंडिया का टारगेट है कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल, कार्बन तटस्थ हो जाएगा। ओके। फिर मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुली हुई है? तो ये मेरठ में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। मेजर ध्यानचंद कौन थे, इनके क्या अचीवमेंट्स थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर इसको IMP मार्क कर लीजिए आप कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। जो 22वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। अब ये विधि आयोग क्या होता है, सबसे पहले भारत में इसका निर्माण कब किया गया, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ये जो ऋतुराज अवस्थी हैं ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। अभी जब आपने कर्नाटका में हिजाब मामला सुना होगा तो जो हिजाब मामले में जजमेंट दिया था वो ऋतुराज अवस्थी जी ने ही दिया था। अब देखिए विलियम बेंटेक क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जब विधि आयोग का निर्माण हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था विलियम बेंटेक। आपको यदि सती प्रथा वाला कानून याद होगा तो जब राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? विलियम बेंटिक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रथम जो विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष मैकाले थे, जिनकी शिक्षा पद्धति आज भी लागू है। तो आई होप आपको इतने पॉइंट विधि आयोग से रिलेटेड समझ आ गए होंगे। फिर क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि अक्टूबर मंथ के लिए 2022 में मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये हैं सभी के फेवरेट विराट कोहली, ये पुरुषों में बने हैं। और अगर महिलाओं में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पूछेगा अक्टूबर मंथ के लिए तो आंसर होगा निदा डार। देखिए जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं आजकल उनमें जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो वो ऐसे ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं कि जो तुरंत तुरंत चर्चा में है। मान लीजिए आपका इसी मंथ कोई सा एग्ज़ाम है तो 2-4 दिन पहले का भी इस तरीके का करंट आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए हमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि अक्टूबर मंथ में मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? विराट कोहली। और जो महिलाओं में है वो पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं निदा डार। ओके। फिर ICC के हेड कौन है? तो वो हैं ग्रेट वर्कले। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ICC का, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर 1000वें वनडे मैच खेलने वाली संस्था कौन सी बनी है? तो भारत एक ऐसा देश है जिसने 1000 वनडे मैच खेल लिए हैं। अब जैसे भारत में जैसे पूरे जो सरकार है केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है, जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पद्म पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं? तो भारत रत्न के अतिरिक्त जो पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है और पद्मश्री आता है। तो उसी की तर्ज पर जो हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण देते हैं तो पद्म
केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। मीन्स जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते वो तो दिए जाएंगे, उसके अतिरिक्त केरल गवर्नमेंट ने केरल ज्योति पुरस्कार शुरू किए हैं। तो केरल ज्योति पुरस्कार के लिए केरला के मलयालम भाषा के एक व्यक्ति हैं एम.टी. वासुदेवन, उनका चयन केरल ज्योति पुरस्कार के लिए दिया गया है। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे ये नाम पूछना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपसे इसका जो स्टैटिक फैक्ट है वो पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण का नाम केरल सरकार ने बदलकर क्या किया है। मीन्स वहाँ पर अगर पद्म विभूषण जैसे जैसे दिया जाता है वैसे वहाँ पर केरल ज्योति के नाम से अवार्ड दिया जाएगा। जैसे हम पद्म भूषण देते हैं तो वहाँ पर केरल प्रथा करके अवार्ड दिया जाएगा, और जैसे पद्मश्री देते हैं तो वहाँ पर केरल श्री करके अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक इनोवेशन केरला गवर्नमेंट लेकर आई है, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि पुष्कर कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। राजस्थान में भी अजमेर में पुष्कर आता है, और यहाँ पर पुष्कर मेले का आयोजन किया गया। अब ये कब से कब तक किया गया, तो 1 से 9 नवंबर तक किया गया। इसी का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट मेला। यहाँ पर क्या होता है, जो मवेशी होते हैं उनको बुलाया जाता है। दूर दराज से राजस्थान के लोग यहाँ पर अपने अपने पशुओं को लेकर आते हैं। लेकिन इस बार लंपी वायरस के कारण, क्योंकि लंपी वायरस से कितनी सारी गायें इन्फेक्टेड हुई और भी पशुओं में ये वायरस इन्फेक्शन फैला रहा है, इसलिए मवेशियों पर इस त्योहार में रोक लगाई गई है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि पुष्कर मेला कहाँ होता है, राजस्थान में, तो यदि पुष्कर महोत्सव एग्जाम में पूछा गया और उसमें आपको अगर राजस्थान, तो पहला ऑप्शन दिया जाएगा ताकि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो पुष्कर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है, और ये नदियों के संरक्षण से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि पुष्कर महोत्सव का आयोजन है वो राजस्थान में नहीं होता है, पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में होता है। तो इस तरीके से सेम नाम वाले क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उनमें अक्सर गलत होने की संभावना होती है। तो आई होप आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर पुष्कर महोत्सव पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर आंसर होगा, और पुष्कर मेला पूछा जाएगा तो राजस्थान आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो मरु महोत्सव भी राजस्थान के जैसलमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने, भारतीय नौसेना ने सोनार सिस्टम हेतु कौन सी सुविधा लॉन्च की है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई, तो 1958 में की गई। डीआरडीओ के हेड कौन है, अभी तो मैं रोज बताती हूँ आपको, समीर कामत। जो समीर कामत है वो डीआरडीओ के हेड हैं। और डीआरडीओ का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम। तो डीआरडीओ ने एक सोनार टेक्निक पर आधारित सोनार टेक्निक की जांच करने के लिए एक सुविधा लॉन्च की है जिसका नाम है स्पेस। ओके, क्या नाम है इसका, स्पेस। और जो L&T शिप बिल्डर है कंपनी चेन्नई, इसमें इसका निर्माण हुआ है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, जैसे राडार होता है वैसे ही सोनार होता है। सोनार का यूज़ पानी के अंदर की जांच करने के लिए किया जाता है कि कोई पनडुब्बी तो नहीं है, किसी भी प्रकार का पानी के अंदर से कोई जहाज या कुछ ऐसा हमला तो नहीं किया जा रहा। तो साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग जो होता है वो सोनार का फुल फॉर्म होता है। और पानी की दिशा की जांच करने में कि अब पानी के अंदर जा रहे हैं तो कहाँ पर साउथ है, कहाँ पर वेस्ट है, नॉर्थ है, इस तरीके से जो दिशा की जांच करने के लिए सोनार टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अब राडार का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, अब कुछ और फैक्ट देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा बना है, उसका नाम है ध्रुव। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अभी जो है वो है फ्रंटियर। ये रैंकिंग बदलते रहते हैं, कभी जापान का कंप्यूटर होता है, कभी यूएसए का कंप्यूटर होता है। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, उसका नाम है फ्रंटियर। फिर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है विजय भटनागर। जो विजय भटनागर जी हैं उन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है।
अब देखिए, ये कंप्यूटर अभी जो भी एसएससी और जो विभिन्न एग्ज़ाम हुए हैं उनमें लगातार पूछे गए हैं, और आपको मेंस में भी यदि सुपर कंप्यूटर आता है या प्रीलिम्स में भी आपको ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो किस आईआईटी ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है ये हमें याद करना है। देखिए, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का निर्माण आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। तो आपको पता होगा कि असम का जो पुराना नाम है वो कामरूप है, तो आईआईटी गुवाहाटी आपको ऐसे याद रहेगा। फिर परम शक्ति खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये सुना होगा आपने। तो आईआईटी खड़गपुर ने क्या बनाया है, परम शक्ति बनाया है। खड़क सिंह तो बहुत शक्तिशाली था, तो परम शक्ति कंप्यूटर किसने बनाया है, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है। फिर परम गंगा, तो गंगा नदी आपको कहाँ मिलेगी, उत्तराखंड में, तो परम गंगा आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में आता है, तो आईआईटी रुड़की ने परम गंगा बनाया है। और फिर परम अनंत आईआईटी गांधीनगर, तो गांधी जी तो उनके तो अनंतों उपदेश थे, तो जो परम अनंत कंप्यूटर बनाएगा वो कौन सा आईआईटी बनाएगा, आईआईटी गांधीनगर बनाएगा। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रख लीजिए। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम गंगा आईआईटी रुड़की और परम अनंत आईआईटी गांधीनगर। फिर आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किस भारतीय व्यक्तित्व द्वारा किया जाएगा। अब ये आसियान क्या है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर है कि जो आसियान भारतीय स्मारक शिखर सम्मेलन है, इसमें कौन अध्यक्षता करने वाला है भारत की ओर से, जगदीप धनखड़ जी। अब जगदीप धनखड़ कौन है, तो ये कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। जो जगदीप धनखड़ जी हैं, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियान, एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होता है वो एशियान या आसियान का फुल फॉर्म होता है। अब इसकी स्थापना कब की गई, तो एशियान की स्थापना कब की गई, 1967 में। क्या भारत इसका सदस्य देश है, तो जी नहीं, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। वर्तमान में आसियान में कितने देश हैं, तो इसमें 10 देश हैं, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज आते हैं। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता में, इंडोनेशिया जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल गुरु नानक जी की जयंती थी, तो गुरु नानक जी के ऊपर मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग और बाकी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए, 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक जी का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया, तो ये प्रकाश उत्सव क्या है, तो जो गुरु नानक जी की जो जयंती होती है उसे प्रकाश उत्सव या प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। सिख धर्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। तो इस वर्ष 2022 में गुरु नानक जी का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है, तो वो है 553वां प्रकाश महोत्सव मनाया गया है। ओके, तो गुरु नानक जी सिख धर्म की यदि आपसे पूछा जाए कि 10वें गुरु कौन है, तो वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी। और खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी आपको बताना है। देखिए, ये सब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ तो ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, मैं जो भी लेक्चर्स डालती जाती हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप वो सारे लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लगेंगे। फिर आज का जो प्रश्न है आप सभी के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि जो भारतीय प्रवासी सम्मेलन होने वाला है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, भारत में कौन से शहर में उसका आयोजन किया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है। ओके, ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस लग रहे हैं कि आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।